हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि है धात्विक यौगिक और उनके अनुप्रयोग। इसी पूरे चैप्टर को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है, खनिज जिसको इंग्लिश में मिनरल्स कहा जाता है ये होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रकृति में पाए जाने वाले ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें मुख्यतः एक रासायनिक तत्व उपस्थित रहता है, तो इसी को खनिज कहा जाता है। अब अगले में कह रहा है, जो भूगर्भ शास्त्री होते हैं उनके अनुसार खनिज की परिभाषा क्या होती है। तो उनके अनुसार खनिज की ये परिभाषा होती है कि जो प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अकार्बनिक ठोस पदार्थ होता है उसी को खनिज कहा जाता है। अब अगले में कह रहा है, अयस्क जिसको इंग्लिश में ओर कहा जाता है ये क्या होता है। तो इसमें बताया गया है कि खनिज में जो उपस्थित धातु की पर्याप्त प्रतिशत मात्रा होती है इसी को अयस्क कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल भी दिया गया है। तो देखिए, एग्जाम्पल में कह रहा है जो आयरन पायराइट है ये लोहे का खनिज है। अब अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि प्राचीन काल में कुल कितनी धातुएं ज्ञात थी। तो जो प्राचीन काल था उस समय 8 धातुएं ज्ञात थी। इन 8 धातुओं को नाम जान लेते हैं। तो इन धातुओं में पहली धातु है कार्बन, दूसरी है सोना, तीसरी है चांदी, चौथा है टिन, पांचवा है शीशा, छठा है लोहा, सातवां है पारा और आठवां है एंटीमनी। तो ये 8 धातुएं जो थी वो प्राचीन काल में ज्ञात थी। अब अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये जो 8 धातुएं हैं इनको कौन सी धातु की संज्ञा दी गई थी। तो देखिए, इनको प्रागैतिहासिक धातु की संज्ञा दी गई है। अब अगले में कह रहा है धातु कर्म जिसको मेटलर्जी कहा जाता है ये होता क्या है। तो देखिए, जो धातु होते हैं उनके उत्पादन में बहुत सारी प्रक्रियाएं काम करती हैं। तो बहुत सारी जो प्रक्रियाएं काम करती हैं इन्हीं प्रक्रियाओं के जो सामूहिक रूप हैं इन्हीं को धातु कर्म कहा जाता है। अब अगला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया गया है जो प्रमुख तत्व हैं उनके अयस्क कौन कौन से हैं और उनके रासायनिक सूत्र कौन से हैं। तो ये काफ़ी बार एग्जामों में पूछा जाता है। मतलब कोई भी तत्व दे देगा, पूछा जाएगा उसका अयस्क कौन सा है, या बहुत सारे अयस्क दे दिए जाएंगे, पूछे जाएंगे ये किसका अयस्क है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो देखिए, पहला तत्व है सोडियम जिसको Na से डिनोट करते हैं। तो सोडियम के देखिए अयस्क कौन कौन से हैं। तो पहला अयस्क है सोडियम क्लोराइड, दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट, तीसरा है सोडियम नाइट्रेट, चौथा है सोडियम सल्फेट और पांचवा है बोरेक्स। तो ये सब क्या है, तो ये सब सोडियम के अयस्क हैं। अब इनके फार्मूलाज देख लेते हैं, फार्मूला इनके कौन कौन से हैं। तो देखिए, जो पहला सोडियम क्लोराइड इसको NaCl लिखा जाता है, इसका ये रासायनिक सूत्र है। दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इसको लिखा जाता है Na2CO3 इंटू 10H2O। तो ये इसका हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट का। सोडियम नाइट्रेट की बात की जाए तो NaNO3 इसका फॉर्मूला होता है। सोडियम सल्फेट की बात की जाए तो Na2SO4 होता है इंटू 10H2O हो जाता है। अगर बोरेक्स की बात की जाए तो इसका फार्मूला होता है Na2B4O7 10H2O। तो ये बोरेक्स का फार्मूला हो गया। अब अगला देखिए, दूसरा तत्व है ये है एल्यूमिनियम। ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि एल्यूमिनियम के अयस्क कौन कौन से हैं। तो देखिए, एल्यूमिनियम के अयस्क होते हैं बॉक्साइट, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। क्रायोलाइट ये भी पूछा गया है। कोरंडम देखिए जो है ये भी एल्यूमिनियम का है। नीलम की बात की जाती है ये भी एल्यूमिनियम का है। डायस्पोर, तो ध्यान दीजिएगा, जो डायस्पोर है ये भी एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो इनको आप लोग याद रखिएगा। अब इनके फार्मूला कौन कौन से इनको जान लेते हैं। तो देखिए, जो बॉक्साइट होता है इसको लिखा जाता है Al2O3 इंटू 2S2O। तो ये इसका फार्मूला है। क्रायोलाइट की बात की जाए तो इसका फार्मूला होता है Na2AlF6, ये इसका फार्मूला है। कोरंडम की बात की जाए या नीलम की तो इसको लिखा जाता है Al2O3। डायस्पोर की बात की जाए तो इसका फार्मूला होता है Al2O3 इंटू H2O। तो ये इसका फार्मूला है। अब अगला तत्व है कॉपर। कॉपर का कौन कौन सा अयस्क है इसको जान लेते हैं। तो देखिए, जो कॉपर है इनके अयस्क में पहला है क्यूप्राइट, याद रखिएगा, जो क्यूप्राइट है वो कॉपर का अयस्क है। इसके बाद देखिए, जो एजुराइट है इसका अयस्क है। मैलेकाइट जो है ये भी कॉपर का अयस्क है। इसके देखिए, कैल्कोसाइट इसका अयस्क है। अगला है जो पांचवा है वो है कैल्कोपायराइट। तो ये सब क्या है, ये सब कॉपर के अयस्क हैं। अब इनके फार्मूला कौन कौन से इनको जान लेते हैं। तो देखिए, जो क्यूप्राइट है इसका फार्मूला होता है CO2O। तो ये इसका फार्मूला है। एजुराइट की बात की जाए तो इसका फार्मूला होता है 2COCO3 इंटू CO। तो ये इसका फार्मूला है। COOH का होल ट्वाइस, ये इसका कंप्लीट फार्मूला है। अगले में कह रहा है जो मैलेकाइट है इसका फार्मूला होता है COCO3 इंटू COOH का होल ट्वाइस, ये इसका फार्मूला हो गया। अगले में कह रहा है जो कैल्कोसाइट होता है उसका फार्मूला होता है CO2S, ये इसका फार्मूला हो गया। कैल्कोपायराइट की बात की जाए तो इसका फार्मूला होता है CuFeS2। तो ये इसका फार्मूला होता है। अब अगला देखिए, अगला जो है टिन। तो टिन का देखिए कौन सा अयस्क होता है। तो टिन का होता है कैसिटेराइट। ध्यान दीजिएगा, जो कैसिटेराइट है वो टिन का अयस्क है। इसका फार्मूला होता है SnO2। अगला है जो Pb जिसको हम लोग शीशा कहते हैं।
तो इस शीशा के देखिए गैलेना है और सीरूसाइट है। तो ये क्या है, जो गैलेना है ये शीशे का अयस्क है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है इसको जान लीजिए। तो देखिए फॉर्मूला होता है गैलेना का PbS। सीरूसाइट की बात की जाए तो इसका फॉर्मूला होता है PbCO3। अब अगला जो तत्व है वो है सिल्वर, जिसको Ag से डिनोट किया जाता है। तो इसके कौन कौन से अयस्क हैं ये जान लेते हैं। तो देखिए जो सिल्वर है उनके अयस्कों में पहला है नेटिव सिल्वर, दूसरा है अर्जेंटाइट और तीसरा है हॉर्न सिल्वर। उनके फॉर्मूले कौन कौन से हैं, तो फॉर्मूले में देखा जाए तो जो नेटिव सिल्वर है उसको हम लोग Ag से डिनोट करते हैं। अर्जेंटाइट की बात की जाए तो इसका फॉर्मूला होता है Ag2S। हॉर्न सिल्वर की बात की जाए तो ये होता है AgCl। अब अगला देखिए अगले में क्या दिया गया है। तो देखिए अगले में कह रहा है कि जो मरकरी है जिसको हम लोग Hg से डिनोट करते हैं, इसका अयस्क कौन सा है, तो इसका अयस्क होता है सिनेबार। काफ़ी बार पूछा गया है कि सिनेबार किसका अयस्क है, तो ये मरकरी जिसको Hg से डिनोट करते हैं ये इसका अयस्क है। सिनेबार का फॉर्मूला देखा जाए तो ये होता है HgS। अगला देखिए लोहा है, काफ़ी बार पूछा जाता है। इसके देखिए होते हैं हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, आयरन पायराइट, कैल्कोपायराइट। तो ये सब क्या है, तो ये सब लोहे के अयस्क हैं। अब इनके फार्मूले देख लेते हैं। तो देखिए जो हेमेटाइट है उसका फार्मूला होता है Fe2O3। जो मैग्नेटाइट है उसका फार्मूला होता है Fe3O4। अगला है सिडेराइट, इसका फार्मूला होता है FeCO3। अगला है आयरन पायराइट्स, तो इसका फार्मूला होता है FeS2। अगला है कैल्कोपायराइट्स, तो इसका फार्मूला होता है CuFeS2। तो ये सारे इनके फार्मूले हैं। अब अगला देखिए है कैडमियम। तो कैडमियम का एक अयस्क होता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेनोकाइट और इसका फार्मूला होता है CdS। अगले में क्या है, जो क्रोमियम होता है ये इसका अयस्क होता है क्रोमाइट और इसका फार्मूला होता है FeOCr2O3। अगला है कोबाल्ट। तो कोबाल्ट का होता है कोबाल्टाइट, इसका अयस्क होता है और इसका फार्मूला होता है COAS। ये इसका फार्मूला है। निकिल का देखिए तो निकिल ग्लांस जो है इसका अयस्क है और इसका फार्मूला होता है NiASS। अगला है एंटीमनी, जिसको हम लोग Sb से डिनोट करते हैं, तो याद रखिएगा एंटीमनी को Sb से डिनोट किया जाता है और इसका अयस्क है स्टबनाइट। क्या है इसका, स्टबनाइट इसका अयस्क है और इसका फार्मूला है Sb2S3। ये इसका फार्मूला है। अब अगला है सोना। तो देखिए जो सोना होता है उसका होता है कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट। ये सब सोने के अयस्क हैं और इनका फार्मूला देखा जाए तो देखिए जो कैल्वेराइट है इसका फार्मूला होता है AuTe2। ये इसका फार्मूला है। सिल्वेनाइट की बात की जाए तो ये होता है AgAu का होल ट्वाइस इंटू होता है Te का होल ट्वाइस। तो ये इसके फार्मूले हैं। अब देखिए जो पहला है जो तत्व है जो कि सोडियम। अब सोडियम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए पहला इसमें ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि वह कौन सी धातु है जो क्रियाशील होने के कारण मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती थी। ये होती है सोडियम धातु। अगले में कह रहा है किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो ये है सोडियम धातु। अगले में कह रहा है वह धातु जो जलने पर पीला रंग प्रदान करती है, तो ये होती है सोडियम। अगले में कह रहा है नेट्रियम किस धातु का लैटिन नाम है, तो ये सोडियम का लैटिन नाम है। अगले में कह रहा है किन धातुओं को खुले रखने पर आग लग जाती है, तो देखिए जो पोटेशियम और सोडियम है इनको अगर खुले में रखा जाएगा तो इनमें आग लग जाती है। ऐसा क्यों होता है, देखिए क्योंकि ये जो होते हैं वातावरण से भी क्रिया कर लेते हैं, इसलिए कहा जाता है कि इनको केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है। और ये इनको इसलिए डुबो कर रखा जाता है ताकि ये इससे अभिक्रिया न करें। एक्चुअली बात ये होती है कि इसमें जो केरोसिन होता है, जो पोटेशियम और सोडियम होते हैं, इनसे अभिक्रिया नहीं करते, इसीलिए इनको इसमें डुबो कर रखा जाता है। अब अगले में कह रहा है कौन सी धातु जो है ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है, तो ये है सोडियम। अगले में कह रहा है कौन क्षारीय प्राथमिक धातु नहीं है, तो ये सोडियम है। अगले में कह रहा है सोडियम कैसी धातु है, तो ये क्षार धातु है। याद रखिएगा कैसी धातु है, क्षार धातु है। अगले में कह रहा है सोडियम धातु का निष्कर्षण किन विधियों द्वारा किया जाता है, तो किया जाता है कास्टनर विधि द्वारा और डाउन विधि द्वारा। अगले में कह रहा है किसी व्यक्ति द्वारा क्या लेने से जो एसिडिटी है वो ठीक हो सकती है, तो अगर बेकिंग जो सोडा है इसका घोल लिया जाए तो किसी व्यक्ति को अगर एसिडिटी हुई है तो वो ठीक हो जाएगी। अगले में कह रहा है मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किसका घोल उपयोग किया जाता है, ये किया जाता है बेकिंग सोडा घोल का। अगले में कह रहा है जो धावन सोडा होता है इसके कह रहा है एक अणु के जल में कितने अणु हैं उपस्थित रहते हैं, तो देखिए इसमें 10 अणु उपस्थित रहते हैं। अब इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। तो ये इसका फार्मूला है। अब अगले में कह रहा है दूध वाला ताज़े दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा क्यों मिलाता है, क्योंकि कह रहा है जो दूध का अम्लीकरण होता है ताकि वो रुक जाए और दूध का जो फटना होता है वो ना होने पाए, इसलिए इसमें देखिए जो बेकिंग सोडा है वो मिलाया जाता है। अब अगले में कह रहा है जब सोडियम सल्फेट विलयन को
बेरियम क्लोराइड के साथ मिलाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है बेरियम सल्फेट। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि नमक को खुली हवा में छोड़ देने पर यह हवा के साथ नमी को क्यों सोख लेता है? क्योंकि देखिए जो नमक होता है उनमें अशुद्धि के रूप में मैग्नीशियम क्लोराइड की उपस्थिति होती है जो प्रस्रावेदी स्वभाव का होता है, इसलिए ये जो हवा होती है उसमें नमी होती है उसको ये सोख लेता है। अब अगले में कह रहा है जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के मध्य से बिजली प्रवाहित की जाती है तो यह किस रूप में विघटित हो जाता है? तो ये देखिए NaOH+H2+Cl2 इस रूप में ये विघटित हो जाता है। अब अगले में कह रहा है जो चिली सॉल्ट पीटर है किससे कहते हैं? तो देखिए जो सोडियम नाइट्रेट है इसी को चिली सॉल्ट पीटर कहा जाता है। अगले में कह रहा है हाइपो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये होता है सोडियम थायोसल्फेट, जिसका फॉर्मूला होता है Na2H2O3 × 5H2O, ये इसका फॉर्मूला होता है। और देखिए इसका जो उपयोग है फोटोग्राफी में नेगेटिव जो होता है और जो पॉजिटिव होता है इसका स्थायीकरण करने में इसका यूज़ किया जाता है। अब अगले में कह रहा है जो बोरेक्स या सुहागा जिसको कहते हैं इनके रासायनिक समीकरण क्या होते हैं या इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसको देखिए सोडियम टेट्राबोरेट डेकाक्लोराइड कहते हैं और इनका फॉर्मूला होता है Na2B4O7 × 10H2O, तो ये इसका फॉर्मूला है। अब अगले में कह रहा है जो सोडा एसिड है इनमें अग्निशामक जो यंत्र हैं इनमें किस लवण का उपयोग किया जाता है? तो देखिए ये होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। कौन सा है? सोडियम जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसका यूज किया जाता है। अब अगले में कह रहा है जल की जो अस्थायी कठोरता होती है इसको दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ये करते हैं धावन सोडे का। अब अगले में कह रहा है कठोर जल किसे कहते हैं? तो देखिए ऐसा जल जिनमें साबुन के साथ अधिक झाग उत्पन्न नहीं होता उसको कठोर जल कहते हैं। इनमें कह रहा है मुख्यतः जो होते हैं कैल्शियम जिसको हम लोग Ca++ कहते हैं, इसका नोटेशन है इसका ये, और जो मैग्नीशियम है जिसको हम लोग Mg डबल पॉजिटिव कहते हैं, ये आयनों के लवणों की सांद्रता के रूप में व्यक्त इसको किया जाता है। अब अगला देखिए अगले में कह रहा है जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है? तो ये 2 प्रकार की होती है। पहली है अस्थायी कठोरता और दूसरी है अस्थायी कठोरता। तो ये इनके 2 प्रकार हैं। अब अगले में कह रहा है जल की जो अस्थायी कठोरता इसका कारण क्या होता है, मतलब किस वजह से जल में अस्थायी कठोरता होती है? तो देखिए जल में अस्थायी कठोरता कैल्शियम और जो मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स हैं एवं कार्बोनेट जो लवण हैं इन्हीं के कारण इसमें जो है अस्थायी कठोरता पाई जाती है। और इसको अगर दूर करना है तो इसे हम लोग उबाल कर दूर कर सकते हैं। अब अगले में कह रहा है जो जल में अस्थायी कठोरता होती है वो क्यों होती है? तो देखिए जो जल में अस्थायी कठोरता होती है वो कैल्शियम, मैग्नीशियम, MnCu, Fe, Al3 ये सब जो आयन रहते हैं और इन आयनों के अतिरिक्त जो सल्फेट्स क्लोराइड होते हैं, जो सल्फेट हैं या क्लोराइड हैं या नाइट्रेट हैं, सिलिकेट हैं या फ्लोराइड हैं, इन लवणों की उपस्थिति भी क्या होती है जल में अस्थायी जो कठोरता है उसको ये प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त देखिए इन्हें दूर करने के लिए इनका आयन जो है विनिमय, परानिस्यंदन, प्रतिलोम परासरण इत्यादि क्रियाओं का प्रयोग करके इनके जो कठोरता है अस्थायी उसको दूर किया जा सकता है। अब अगला देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो सोडियम की यौगिक है और उनके रासायनिक समीकरण क्या है इनको जान लेते हैं। तो देखिए पहला यौगिक है कास्टिक सोडा या इसी को दाहक सोडा भी कहते हैं। तो देखिए ये इसका फॉर्मूला होता है NaOH और इसको हम लोग कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब अगले में कह रहा है दूसरा जो इसका यौगिक है वो है धोने वाला सोडा या इसी को वॉशिंग सोडा कहते हैं। वॉशिंग सोडा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी धुलाई के काम में आता है और इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O और इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। अब अगले में कह रहा है बेकिंग सोडा या जिसको हम लोग खाने वाला सोडा कहते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3 और इसको हम लोग कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ये इसका फॉर्मूला होता है। और देखिए जो बेकिंग सोडा होता है इसका यूँ देखिए आटे में खाने वाला सोडा मिलाने पर जो रोटियां होती हैं वो अच्छी तरह फूल जाती हैं, क्योंकि जब इसके दौरान क्या होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें निकलती है, मतलब मिला देने पर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिसकी वजह से कह रहा है कि जो रोटियां हैं अच्छी तरह से फूल जाती हैं। तो अगर रोटियों में बेकिंग सोडा डाल दिया जाएगा तो जो रोटियां होंगी वो अच्छी तरह से फूल जाएंगी, क्योंकि इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब अगले में कह रहा है जो साधारण नमक होता है जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड जिसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड को बर्फ़ के साथ मिलाकर हिम मिश्रण बनाया जाता है। इसी में कह रहा है कि डिहाइड्रेशन के समय जो शरीर में सोडियम क्लोराइड होती है उसकी कमी हो जाती है। अब देखिए जो साधारण नमक है इसका फॉर्मूला होता है NaCl और उसको हम लोग कहते हैं सोडियम क्लोराइड। अब अगला देखिए दूसरी जो धातु है वो है मैग्नीशियम, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए जो मैग्नीशियम धातु है इसका निष्कर्षण कह रहा है मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो इसका निष्कर्षण कार्नालाइट से किया जाता है।
अगर कार्नालाइट का फॉर्मूला पूछा जाए तो देखिए जो कार्नालाइट है उसका फॉर्मूला होता है KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O। तो ये इसका फॉर्मूला है। अगले में कह रहा है ग्रिग्नार्ड जो प्रतिकारक है जिसको हम लोग ग्रिग्नार्ड रीजेंट कहते हैं, ये क्या होता है या किसे कहते हैं। तो देखिए जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम कह रहा है और इथाइल जो आयोडाइड है या ब्रोमाइड से प्रतिक्रिया करके इथाइल जो मैग्नीशियम आयोडाइड है या ब्रोमाइड बन जाता है, तो इसी को हम लोग ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक कहते हैं। अब अगले में कह रहा है जो एप्सम साल्ट होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे कह रहा है किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो इसी को मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टा डाई कह रहा है हेप्टा हाइड्रेटेड, ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट इसको कहा जाता है। अब अगले में कह रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, ये किससे कहते हैं। तो देखिए जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इसी को हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। और इसका उपयोग देखा जाए तो इसका उपयोग शीरा से चीनी के निष्कर्षण में इसका यूज किया जाता है। अब अगले में कह रहा है जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिबन है, एक कह रहा है चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है, जो किस कह रहा है रंगीन पाउडर में बदल जाता है। तो ये जो सफ़ेद रंगीन पाउडर होता है, सफ़ेद जो पाउडर होता है उसमें बदल जाता है, और ये होता क्या है, तो ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब अगले में कह रहा है जो मैग्नीशियम रिबन है इसको कह रहा है अगर हवा में जलाया जाए तो इनको जलाने से कौन सा यौगिक बनता है, तो ये बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब अगले में कह रहा है MgCl2 किस में विलेय है, तो ये जल में विलेय है। अगले में कह रहा है जो MgO है इसका विलयन होता है, तो ये उदासीन होता है। अगले में कह रहा है जो सोरेल सीमेंट है इसका रासायनिक समीकरण क्या है, तो ये होता है MgCl2 इंटू 5MgO इंटू XH2O, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अब अगला देखिए, अगला है जो धातु है या तत्व है जो है कैल्शियम, कैल्शियम के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए पहला कह रहा है प्रकृति में कौन सा जो तत्व होता है मुक्त रूप में नहीं पाया जाता है, तो ये होता है कैल्शियम। अगले में कह रहा है दूध जिसको मिल्क कहते हैं इसमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ये कैल्शियम पाया जाता है सबसे ज़्यादा। अगले में कह रहा है जो क्विक लाइम है किसे कहते हैं, तो देखिए जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CaO, इसी को कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है। अब अगले में कह रहा है बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं, तो ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग CaOH का होल ट्वाइस इस फॉर्मूले से डिनोट करते हैं। अगले में कह रहा है अत्यधिक अम्लीय जो मृदा है को उदासीन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसमें देखिए जो अनबुझा चूना होता है जिसको हम लोग CaO कहते हैं, वह जो बुझे चूने होते हैं जिनको हम लोग COS का होल ट्वाइस कहते हैं, इन दोनों का यूज किया जाता है। अब अगले में कह रहा है शुष्क बुझे हुए चूने पर कौन सी गैस प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त कर सकते हैं, तो इस पर अगर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाए तो इससे हमको ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त हो सकता है। अगले में कह रहा है निःसंक्रामक और कीटाणुनाशक के रूप में किसका यूज किया जाता है, तो ये होता है CaOCl2, जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। अब अगले में कह रहा है जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसका सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन सा होता है, तो देखिए ये होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अगले में कह रहा है औद्योगिक स्तर पर बिरंधक चूर्ण जो होता है का उत्पादन किस विधि द्वारा किया जाता है, तो ये होता है हेक्सेन क्लेवर विधि द्वारा। अगले में कह रहा है क्या है, हेसेन क्लेवर विधि, ध्यान दीजिएगा हेसेन क्लेवर विधि इसका नाम है। अगले में कह रहा है जो चूने के पानी होता है का रासायनिक नाम क्या है, तो इसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अब अगले में कह रहा है जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसके विलयन में जब कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, तो ये सफ़ेद रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। अगले में कह रहा है कौन सी गैस जो होती है चूने के पानी को दूधिया बना देती है, तो ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है कौन सा जल में घुलनशील नहीं है, तो देखिए जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो जल में घुलनशील नहीं है। अगले में कह रहा है चूना पत्थर मुक्ता किसका बना होता है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। अब अगले में कह रहा है चाक का रासायनिक नाम क्या है, तो ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। अगले में कह रहा है चूना पुताई के दौरान CaOS का होल ट्वाइस हवा में CO2 के साथ अपक्रिया कर दीवारों पर कौन सी पतली परत का निर्माण करता है, तो ये करता है CaCO3 का निर्माण करता है। अब अगले में कह रहा है जो सुपर फास्फेट ऑफ लाइम है किसका मिश्रण होता है, तो ये मोनो कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट व सल्फेट इन दोनों का ये मिश्रण होता है। अगले में कह रहा है दंतमंजन पाउडर और पेस्ट के निर्माण में किसका यूज करते हैं, तो यहाँ पे यूज किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट और इसका फॉर्मूला होता है CaCO3। अब अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो मोती की रासायनिक संरचना होती है वो क्या होती है, तो देखिए ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लोग एरागोनाइट कहते हैं, ये 85% इसकी मात्रा होती है। जल 2 से 4% होता है और कांची योलिन जिसकी मात्रा होती है 0 से 10%।
और कांचीयोलिन क्या है, तो ये एक प्रकार का प्रोटीन है, तो ये मोती की संरचना होती है। अब अगले में कह रहा है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O, और इसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम सल्फेट। इसी का जिप्सम जो है प्रचलित नाम है। अगले में कह रहा है जो जिप्सम होता है इसमें क्रिस्टलन जो होता है, जल के रूप में पानी के कितने अणु मौजूद रहते हैं, तो इसमें 2 अणु विद्यमान रहते हैं। अब अगला देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है जिप्सम क्या होता है, तो ये रासायनिक रूप से एक अवक्षेपित अवसादी सेल है। अगले में कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका नाम है CaSO4 इंटू हाफ H2O, जिसको हम लोग जिप्सम कहते हैं। तो देखिए जो जिप्सम होता है इसको 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर यह प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। अब अगले में कह रहे हैं जो डॉक्टर होते हैं, कलाकार होते हैं, मूर्तिकार होते हैं, कैल्शियम सल्फेट का उपयोग किस लोकप्रिय नाम से करते हैं, तो इसी का नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगले में कह रहा है जो अमोनियम सल्फेट है, खाद्य बनाने में इसका उपयोग करते हैं। अमोनियम सल्फेट खाद बनाने में किसका उपयोग होता है, तो इसमें जिप्सम का यूज होता है। अब अगले में कह रहा है जो कृत्रिम विधि है इनसे फलों को पकाने के लिए किस पदार्थ का यूज करते हैं, तो ये होता है कैल्शियम कार्बाइड, इसको कार्बाइड सिर्फ कहा जाता है। तो कार्बाइड का यूज़ क्या है, तो ये कच्चे फलों को पकाने का काम करता है। अगले में कह रहा है जो कैल्शियम फॉस्फेट है इसका आणविक सूत्र क्या है, तो ये होता है Ca3PO4 का होल ट्वाइस, तो ये इसका फार्मूला है। अब अगला देखिए अगले में कह रहा है एल्यूमिनियम जो तत्व है इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है जो बॉक्साइट है वो किस धातु का अयस्क है, तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। अगले में कह रहा है बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या होता है, तो ये होता है हाइड्रेटेड एल्यूमिना, इसका ये रासायनिक नाम है। अगले में कह रहा है बॉक्साइट के वैद्युत अपघटन में किसका उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है क्रोम। अगले में कह रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में क्या होता है, तो ये उभयधर्मी होता है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता, तो ये होता है एल्यूमिनियम। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो वो था सोडियम, और यहाँ पे है कि जो आसानी से नहीं काटा जा सकता, तो ये है एल्यूमिनियम। अगले में कह रहा है कौन सी धातु जो होती है ठंडे या गर्म पानी से प्रतिक्रिया नहीं करती, तो ये होती है एल्यूमिनियम। अब अगले में कह रहा है कौन सी परत एल्यूमिनियम का संक्षारण से सुरक्षा प्रदान करती है, तो ये होती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत। क्यों ऐसा सुरक्षा प्रदान करती है, क्योंकि देखिए वायु के संपर्क में आने पर जो एल्यूमिनियम होता है पर ऑक्साइड की परत का निर्माण हो जाता है। अब अगले में कह रहा है एल्यूमिनियम की जो संक्षारण होती है इससे सुरक्षा हेतु इस पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसी को एनोडीकरण कहा जाता है। मतलब एनोडीकरण अगर पूछा जाए वो है क्या, तो जो एल्यूमिनियम है उसको अगर हम लोग संक्षारण से बचाना चाहते हैं, जिसको हम लोग कोरेशन कहते हैं या इंग्लिश में इसी को जंग लगना कहते हैं, तो ये अगर जंग लगने से बचाना चाहते हैं तो इस पर हम लोग एक मोटी परत ऑक्साइड की चढ़ा देते हैं, तो इसी प्रक्रिया को एनोडीकरण कहा जाता है। अब अगले में कह रहा है जो एल्यूमिनियम नाइट्राइड है इसका रासायनिक नाम क्या आती है, ALN। अगले में कह रहा है दुर्गंध नाशक में किस तत्व का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है एल्यूमिनियम का। अगले में कह रहा है जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है इसका रासायनिक नाम क्या आते है, AlCl3 इसका रासायनिक नाम है। अगले में कह रहा है कौन सा धातु कार्बन अपचयन जो प्रक्रिया है द्वारा निष्कर्षित नहीं की जा सकती, तो ये है एल्यूमिनियम। अब अगले में कह रहा है एल्यूमिनियम जो सल्फेट है का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये होता है Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 18H2O, तो ये इसका रासायनिक सूत्र है। अब अगले में कह रहा है जो हेयर सॉल्ट होता है किस धातु को कहते हैं, तो जो एल्यूमिनियम सल्फेट होता है जिसका रासायनिक फार्मूला होता है या सूत्र होता है Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 18H2O, तो ये इसका फार्मूला होता है। अब अगले में कह रहा है जो Al2SO4 का होल थ्राइस है इसमें ऑक्सीजन की इतनी प्रतिशतता है, तो इसमें ऑक्सीजन पाया जाता है 56.1%। अब अगला क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है जो पोटासियम है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, और इसका फार्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। तो ये पोटासियम जिसको फिटकरी कहते हैं उसका ये रासायनिक सूत्र है। अगले में कह रहा है मिथेनाइड किसे कहते हैं, तो ये एल्यूमिनियम कार्बाइड को कहते हैं। और एल्यूमिनियम कार्बाइड जो होता है इसका फार्मूला होता है Al4C3, ये इसका फार्मूला है। और ये जो कह रहा है Al4C3 है इस पर जल की प्रतिक्रिया से मीथेन गैस बनती है। अब अगले में कह रहा है आहृदय व जल रोधी कपड़ों को बनाने हेतु किस धातु का यूज करते हैं, आदाहे मतलब जिसमें आग नहीं लगती और जो जल रोधी कपड़े होते हैं, तो इसमें यूज किया जाता है एल्यूमिनियम कार्बाइड का, जिसका फार्मूला होता है Al4C3। अगले में कह रहा है नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो यह होता है Al2O3। अब अगली धातु है या तत्व है जो है मैग्नीज के बारे में जान लेते हैं।
तो देखिए कह रहा है मैग्नीज का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है, तो ये होता है पायरोलुसाइड से। अगले में कह रहा है बर्तनों एवं कपड़ों पर जो बादामी धब्बे हैं, कह रहा है जल में किसकी अधिकता के संकेतक हैं, ये है मैग्नीज का अधिकता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि अगर किसी जल में मैग्नीज की अधिकता हो जाती है तो जो बर्तन होते हैं या कपड़े होते हैं उन पे बादामी धब्बे लगने लगते हैं। इससे पता चलता है कि इसमें जल जो है वहाँ पे मैग्नीज की अधिकता है। अब अगले में कह रहा है कुएं की लाल दवा के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये होता है पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको हम लोग KMnO4 के नाम से भी जानते हैं। ये इसका फॉर्मूला है ये। अगले में कह रहा है जीवित मानव शरीर में सबसे कम पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ये है मैग्नीज। अगले में कह रहा है जो शुष्क सेल होते हैं इनमें किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है जो कह रहा है द्विध्रुवक का कार्य करता है, तो ये होता है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग MnO2 कहते हैं। अब अगला है तत्व जो है लोहा। लोहा के बारे में जान लेते हैं। तो पहला कह रहा है लोहे का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है, तो इसका नाम है लाल हेमाटाइट। अगले में कह रहा है जो बैलाडीला की खान है ये किसका यहाँ पे खनन होता है, तो यहाँ पे हेमेटाइट का खनन होता है। अगले में कह रहा है लोहे का चुंबकीय अयस्क कौन सा है, तो ये है मैग्नेटाइट। अगले में कह रहा है लोहे के निष्कर्षण में किस भट्टी का उपयोग किया जाता है, तो वात्या भट्टी, जिसको ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं, इसका यूज किया जाता है। अगले में कह रहा है जंग, जिसको रस्ट कहा जाता है इंग्लिश में, ये क्या होता है या किससे कहते हैं, तो देखिए लोहे को आर्द्र वायु में छोड़ देने पर उस पर लाल रंग की एक ढीली परत जम जाती है जिसे जंग कहा जाता है। यह हवा की नमी और ऑक्सीजन के कारण ये बन जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है कि लौह धातु के जो क्षयकरण है उसके लिए क्या आवश्यक होता है, तो इसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और नमी की आवश्यकता होती है, तभी जंग लगता है। अगले में कह रहा है लोहे में जंग के प्रमुख कारण क्या होते हैं, तो देखिए इससे क्या होता है कि रासायनिक परिवर्तन आता है, लोहे का भार बढ़ जाता है और जो बना पदार्थ होता है ये फेसोफेरिक ऑक्साइड होता है। मतलब जो ये बना पदार्थ रहता है इसको हम लोग फेसोफेरिक ऑक्साइड कहते हैं। और जो जंग होता है, जंग लगती है, ये लाल अथवा भूरे रंग का होता है। तो ये सब जंग लगने के प्रमुख एग्जाम्पल्स हैं। अब अगले में कह रहा है जो लोहे की गैल्वेनाइज्ड चादर है इस पर किसकी परत चढ़ी रहती है, तो इस पर जस्ते की परत को चढ़ा देते हैं जिसी को गैल्वेनाइज्ड कहा जाता है। अगले में कह रहा है लोहे व इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते की जो जिंक होता है जिसको उसकी अगर परत चढ़ा दी जाए तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसी को यशद लेपन या इसी को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। अगले में कह रहा है जब तप्त जो लोहा होता है इस पर जलवाष्प प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है, क्या निर्मित होता है, तो इनमें देखिए फेसफेरिक जो ऑक्साइड है और हाइड्रोजन गैस इसमें बनती है। अगले में कह रहा है जो हरा कशिश है जिसको हम लोग ग्रीन बिट्रल कहते हैं, ये क्या होता है, तो देखिए ये कहते हैं फेरस सल्फेट को। जो फेरस सल्फेट होता है इसी को हरा कशिश कहा जाता है और इसका फॉर्मूला होता है FeSO4 का होल पावर 4 होती है, O की पावर 4 होती है, इंटू होता है 7s2 होती है, इसका फॉर्मूला है। अब अगले में कह रहा है झूठा सोना है जिसको हम लोग बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं, ये किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है आयरन सल्फाइड को। याद रखिएगा जो आयरन सल्फाइड है ये झूठों का सोना या बेवकूफ़ों का सोना इसको माना जाता है। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो मोहर लवण होते हैं इनका रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो ये होता है FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4 इंटू 6s2 होती है, इसका फॉर्मूला है। अगले में कह रहा है जो रेजर ब्लेड होते हैं इनके बनाने में किस इस्पात का यूज़ होता है, तो इसमें अधिक कार्बन युक्त जो इस्पात होता है उसका यूज़ किया जाता है। अब अगले में कह रहा है जो लोहे की किस्में होती है और उनके गुण कौन कौन से इनको जान लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए जो लोहे की किस्में होती हैं उनमें पहले किस्म है जिसको हम लोग कहते हैं ढलवा लोहा या इसी को कास्ट आयरन कहते हैं। तो देखिए इसमें कार्बन की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, मतलब 2.5% होती है और यह कठोर व भंगुर होता है और यह निम्न कोटि का होता है। तो ये हो गया ढलवा लोहे के बारे में। दूसरा है पिटवा लोहा जिसको हम लोग रॉड आयरन कहते हैं। तो यह आघात वर्धनीय और तन्य होता है, इसलिए कहा जाता है कि इसमें चादरें व तारें बनाई जा सकती हैं और इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है सबसे कम होती है, 0.12 से लेके 0.025% तक होती है, काफ़ी कम है जो। अगले में कह रहा है जो पिटवा लोहा है यह अपेक्षाकृत शुद्ध लोहा होता है। अब अगला है इस्पात जिसको स्टील कहते हैं। तो यह लोहा व कार्बन का एक मिश्र धातु है और कार्बन की मात्रा इसमें 0.255 से लेके 1.5% तक इसमें कार्बन की मात्रा होती है। अब अगला है इस्पात की मिश्र धातुआं उनके उपयोग, इसको जान लेते हैं। तो देखिए पहली मिश्र धातु इसका नाम है स्टेनलेस इस्पात या इसको स्टेनलेस स्टील कहते हैं। तो देखिए ये होता है इसमें 15% क्रोमियम पाया जाता है, कठोर या जंग रहित ये होता है
और ये बर्तन, ब्लेड व बाल्ब इन सब को बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। अब अगला है मैग्नीज इस्पात, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए जो मैग्नीज इस्पात है इसमें 6 से 15% तक मैग्नीज होता है। ये बहुत कठोर व कम घिसने वाला ये होता है। इसको रेल की पटरियाँ, स्विच व काटने की मशीनें जो होती हैं इनको बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। अगला है निकेल इस्पात, इसके बारे में जान लीजिए। तो देखिए इसमें 3 से 4% तक निकेल होता है। ये कठोर और लचीला होता है। ये जंग रहित होता है। इसके अतिरिक्त बिजली के तार जो हैं, हवाई जहाज़ जो हैं, मोटर के कलपुर्जे जो हैं, इनको बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। अब अगला है इनवार, इनवार के बारे में जान लीजिए। तो इनमें 36% निकल पाया जाता है और ये अप्रसारणीय गुण इसमें पाया जाता है। अगला है क्रोम इस्पात, इसके बारे में जान लीजिए। तो देखिए ये बहुत ही कठोर होता है। इसे कह रहे हैं तिजोरी, वॉल बेयरिंग और पत्थर काटने वाली मशीनों में इसका यूज़ किया जाता है। अब अगला देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो अगला है देखिए तांबा है, जिंक है, टिन है, इनके बारे में जान लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें यह कह रहा है कि आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग में लाया गया था। तो ये थी तांबा धातु। अगले में कह रहा है उत्कृष्ट धातु किसे कहते हैं। तो ये होती है तांबा धातु। अगले में कह रहा है नकली सोना के नाम से किसे जाना जाता है, जिसको हम लोग रोल्ड गोल्ड कहते हैं। तो जो रोल्ड गोल्ड होता है इसी को नकली सोना के नाम से जाना जाता है। और ये बनता कैसे है। तो ये एक मिश्र धातु होती है जिसमें देखिए कॉपर की मात्रा होती है 90% और एल्यूमिनियम की मात्रा होती है 10%। तो ये याद रखिएगा, जो रोल्ड गोल्ड होता है उनमें कॉपर 90% पाया जाता है, एल्यूमिनियम 10% पाया जाता है। इसी को रोल्ड गोल्ड कहा जाता है। अब अगले में कह रहा है जो नीला थोथा होता है या नीला कशिश होता है, ये होता क्या है। तो ये होता है क्यूप्रिक सल्फेट। अगले में कह रहा है मानव शरीर में जो कॉपर की वृद्धि है इसके लिए कौन सा रोग हो जाता है। तो ये इससे होता है विल्सन रोग। तो याद रखिएगा, कॉपर की वृद्धि से विल्सन रोग हो जाता है। अब अगले में कह रहे हैं किस धातु को हवा में रखने पर वह हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट, जिसको हम लोग CO3 इंटू COOH का होल ट्वाइस कहते हैं, इसकी परत चढ़ जाती है। तो ये होता है तांबा। अब अगला देखिए अगले में ये कह रहा है कि जल योजित जो कॉपर सल्फेट है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ये होता है CuSO4 इंटू 5H2O। अगले में कह रहा है जो जिंक ब्लेंड है जिसको हम लोग ZnS कहते हैं, से किस धातु का निष्कर्षण होता है। तो इससे जो जस्ता धातु होती है उसका निष्कर्षण होता है। अब अगले में कह रहा है जो सफ़ेद होता है या जिसको हम लोग सफ़ेद कशिश कहते हैं, ये क्या होता है। तो ये होता है जिंक सल्फेट, जिसका फार्मूला होता है ZnOSO4। तो ये क्या होता है, ये सफ़ेद होता है या सफ़ेद कशिश इसको कहा जाता है। अगले में क्या जो फिलासफर उल है ये क्या होता है। तो ये जिंक ऑक्साइड होता है। अगले में कह रहा है लिथोपोन मिश्रण क्या होता है। तो ये जिंक जो सल्फाइड है जिसको हम लोग ZnS कहते हैं, वह जो बेरिक सल्फेट है जिसको हम लोग BaSO4 कहते हैं, इसका यह मिश्रण होता है। अगले में कह रहा है कौन स्फुरदीप्ति, जिसको हम लोग फॉस्फोरेसेंस कहते हैं, का गुण प्रदर्शित करता है। तो ये करता है जिंक सल्फाइड, जिसका फार्मूला होता है ZnS। अगले में कह रहा है चूहे मारने की दवा क्या होती है। तो इसको हम लोग जिंक फॉस्फाइड कहते हैं और इसका फार्मूला होता है Zn3P2। तो ये इसका फार्मूला है। अब अगले में कह रहा है लकड़ी की धातुओं जो वस्तुएं हैं इनको कीड़ों से बचाने के लिए उन पर किसका लेपन किया जाता है। तो ये है जिंक क्लोराइड, जिसको हम लोग ZnCl2 कहते हैं। ये कहाँ पे यूज होता है। तो जो लकड़ी के धातु हैं या कह सकते हैं लकड़ी के जो दरवाजे हैं, जो उपकरण हैं, उनको अगर कीड़ों से बचाना है तो इसका लेपन किया जाता है। अगले में कह रहा है चर्म रोगी की दवा किससे बनाई जाती है। तो ये जिंक कार्बोनेट से बनाई जाती है, जिसका फार्मूला होता है ZnCO3। अब अगले में कह रहा है जिंक है, कॉपर सल्फेट है। जिंक और कॉपर सल्फेट का विलयन से कह रहा है कॉपर को अलग कर सकता है। क्यों कह रहा है, मतलब ये है कि जो जिंक है वो कॉपर सल्फेट का विलयन है, इससे कॉपर को अलग कर सकता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए जो जिंक होता है वो कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। अब अगले में कह रहा है भोजन के बर्तनों पर टिन की परत लगाई जाती है, जिंक की क्यों नहीं लगाई जाती। मतलब जो कह रहा है कि भोजन के जो बर्तन होते हैं उन पर टिन की परत चढ़ाई जाती है, उन पर जिंक की परत जो है वो क्यों नहीं चढ़ाई जाती, क्योंकि देखिए जो जिंक है वो टिन से अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। अब अगले में कह रहा है चांदी जो दूसरा तत्व है इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए कह रहा है चांदू धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से होता है। तो होता है अर्जेंटाइट, जो अयस्क होता है इसी से इसका निष्कर्षण होता है। इसके अतिरिक्त कह रहा है जो मैक ऑर्थर साइनाइड है, इस विधि द्वारा भी इसका निष्कर्षण होता है। अब अगले में कह रहा है किस कारण जो होता है चांदी खुली हवा में काली पड़ जाती है। तो इस पर देखिए Ag2S की जो पतली परत होती है वो बन जाती है। इसी के कारण जो खुली हवा होती है उसमें अगर चांदी रखेंगे तो वो काली पड़ जाती है। अब अगले में कह रहा है कौन सी धातु सर्वाधिक आघात वर्धनीय है। तो ये चांदी धातु होती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए अगले में क्या दिया गया है।
तो अगले में कह रहा है कौन सी जो धातु होती है उच्च तापमान पर ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती थी, ये होती है चांदी। अगले में कह रहा है Ag+Cl- के संयोजन से कौन सा यौगिक बनता है, तो ये सिल्वर क्लोराइड बनता है, जिसको हम लोग AgCl कहते हैं और इसी को हॉर्न सिल्वर भी कहा जाता है। अब अगले में कह रहा है जो फोटोक्रोमेटिक कांच होता है किस में इस मतलब कह रहा है इसमें किसका उपयोग होता है, तो ये सिल्वर क्लोराइड का इसमें यूज होता है। इसके अतिरिक्त देखिए जो सिल्वर क्लोराइड है ये फोटोग्राफी में यूज़ होता है। सिल्वर जो आयोडाइड है ये कृत्रिम वर्षा में इसका यूज किया जाता है। अब अगले में कह रहा है ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफी है इनमें किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो इसमें देखिए AgCl का, AgBr का, Agi का, तो इन सब का यूज किया जाता है। अगले में कह रहा है लूनर जो कॉस्टिक है ये क्या है, तो ये सिल्वर नाइट्रेट है जिसका फॉर्मूला होता है AgNO3। अब अगले में कह रहा है मतदान के समय मतदाताओं की जो उंगलियां होती हैं उन पर स्याही का उपयोग किया जाता है। वो स्याही जो होती है वो क्या होती है, तो ये सिल्वर नाइट्रेट से बनी होती है जिसका फॉर्मूला होता है AgNO3। अगले में कह रहा है जो AgNO3 है को कह रहा है रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है, क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है। अगले में कह रहा है जो चांदी के चम्मच हैं इनसे अंडा खाना वर्जित क्यों होता है, क्योंकि तो देखिए जो अंडा होता है उसमें उपस्थित गंधक जो होता है उससे प्रतिक्रिया करके काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बना लेगा जो कि चम्मच को नष्ट कर देता है। अब अगला देखिए अगले में ये कह रहा है कि जो सिल्वर ब्रोमाइड है को सूर्य की रोशनी में रखने पर कौन सी गैस बनती है, तो ये ब्रोमीन गैस बनती है। अगली है धातु है सोना, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए जो सोना का निष्कर्षण होता है प्रायः किससे किया जाता है, तो किया जाता है केल्वेराइट से। इसके अतिरिक्त देखिए सिल्वेनाइट्स जो अयस्क है इससे भी इसका निष्कर्षण किया जाता है। अगले में कह रहा कौन सी धातु जो वायु से कोई प्रतिक्रिया नहीं करती थी, ये सोना धातु है। अगले में कह रहा जो सोना है अम्लराज विलयन में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है, तो क्लोरोऑरिक अम्ल। ध्यान दीजिए कौन सा अम्ल है, क्लोरोऑरिक अम्ल जो है वो ये बनाता है। मतलब जो सोना है अगर अम्लराज विलयन में घुल जाएगा तो इससे क्लोरोऑरिक अम्ल बनता है। अगले में कह रहा है सोना जो होता है इसको कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाते हैं, इसमें तांबा मिला देते हैं। अगले में क्या है और हम किसे कहते हैं, तो ये सोना को कहते हैं। झूठ सोना क्या है, जिसको हम लोग फुल्स गोल्ड कहते हैं, बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं, तो ये है आयरन पायराइड, इसका फार्मूला है Fe(S)2। अगले में क्या है स्वर्ण की शुद्धता का मापन किस में होता है, तो ये कैरेट में होता है। अगले में क्या है सर्प विषरोधी जो सुई होती है इनके निर्माण में किसका यूज़ करते हैं, तो ये होता है ऑरिक क्लोराइड, जिसको हम लोग AuCl के नाम से भी जानते हैं। अगला देखिए जो 24 कैरेट होता है ये 100% शुद्ध सोना होता है। 22 कैरेट की बात की जाए तो इसमें 91.66% मतलब 22 भाग सोना होता है, 2 भाग तांबा होता है। 20 कैरेट की बात की जाए तो इसमें देखिए जो मात्रा होती है सोने की 83.33% होती है, मतलब 20 भाग सोना होता है और 4 भाग तांबा होता है। अब अगला देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो देखिए जो अन्य धातुएं हैं और उनके उपयोग हैं इनको कंप्लीट कर लेने के बाद ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए पहला इसमें ये कह रहा है कि जो पारा होता है इसका निष्कर्षण किस अयस्क से होता है, तो ये सिनेबार से होता है। अगले में कह रहा है पारा का जो मृतिकीकरण होता है जिसको हम लोग ड्रेडिंग ऑफ मरकरी कहते हैं, ये क्या कहलाता है, मतलब ये होता क्या है। तो देखिए जब पारा धातु है इसका चर्बी या चीनी के साथ जोर से हिलाने पर भूरे रंग के चूर्ण अगर परिणत हो जाता है इसी को पारा का मृतिकीकरण कहते हैं। अगले में कह रहा है कौन सी धातु ना तो आघातवर्धनीय है ना ही तन्य होती है, तो ये पारा धातु है। अगले में कह रहा है क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये पारे को नाम से इसके जाना जाता है। अगले में कह रहा है पारा को लौह पात्र में क्यों रखा जाता है, क्योंकि यह लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता। अगले में कह रहा है शीशा का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है, तो ये गैलेना से होता है। अगले में कह रहा है शीशा ताप व विद्युत का क्या होता है, तो ये कुचालक होता है। अगले में कह रहा है लिथार्ज किसे कहते हैं, तो लेड ऑक्साइड जिसको हम लोग PbO कहते हैं, ये लिथार्ज होता है। अगले में कह रहा है जो दिया शलाई होती है के निर्माण में किसका यूज़ करते हैं, तो इसमें लेड ऑक्साइड का यूज़ करते हैं, लेड डाइऑक्साइड का, जिसको हम लोग PbO2 कहते हैं। अगले में कह रहा है सफ़ेदा के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये होता है बेसिक लेड कार्बोनेट, जिसका फार्मूला होता है PbCO3। अगले में कह रहा है लेड जिसको शीशा कहते हैं पाइप के पीने के जल की सप्लाई हेतु उपयुक्त क्यों नहीं मानते हैं, क्योंकि ये धातु होती है ये वायु जो होती है मिश्रित जल के साथ घुलकर विषैले लेड हाइड्रोक्साइड बनाती है जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसान होता है। अब अगला देखिए अगले में ये कह रहा है कि जो थोरियम धातु है इसका निष्कर्षण किस अयस्क से होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए जो थोरियम होता है वो मोनाजाइट अयस्क से इसको प्राप्त किया जाता है। अगले में कह रहा है यूरेनियम धातु का निष्कर्षण किस विधि से होता है या किस अयस्क से होता है, तो ये होता है पिच ब्लेंड अयस्क से। अब अगला देखिए यूरेनियम के जो समस्थानिक है प्रकृति में इनकी मात्रा कितनी है इसको जान लेते हैं। तो देखिए 92U जो 234 है ये जो समस्थानिक है इसकी मात्रा होती है 0.006%। जो 92U 235 यूरेनियम है इसकी मात्रा है लगभग 0.71%।
और जो 92U238 है इसकी मात्रा है 99.28%। अब अगले में कह रहा है आशा की धातु, जिसको हम लोग मेटल ऑफ होप कहते हैं, ये क्या है? तो ये यूरेनियम धातु है। अगले में कह रहा है बेडिलियाइट कह रहा है किस धातु का अयस्क है? तो ये है जिरकोनियम का। अगले में कह रहा है बेराइल किस धातु का अयस्क है? तो ये बेरिलियम धातु का है। अगले में कह रहा है मोसाइक गोल्ड को क्या कहा जाता है जिसका उपयोग पेंट में होता है? तो ये होता है स्टेनस सल्फाइड। अगले में कह रहा है आतिशबाजी के दौरान जो है रंग है हरा है और लाल चटक है, ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये बेरियम और स्ट्रांसियम धातु की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। अगले में कह रहा है प्याज व लहसुन की गंध का कारण क्या है? तो देखिए इनमें सल्फर की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। अगले में कह रहा है वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस धातु का यूज करते हैं? किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में होता है? तो ये होता है निकेल धातु। यहाँ पे इसका उत्प्रेरक के रूप में यूज किया जाता है। अगले में कह रहा है वायुयान के निर्माण में किस धातु का यूज करते हैं? तो ये होता है पैलेडियम धातु। अब अगला देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो अगले में कह रहा है परलेस, जिसको हम लोग परलेस के नाम से जानते हैं, ये होता क्या है? तो ये पोटेशियम कार्बोनेट होता है जिसका फॉर्मूला होता है C2K2CO3। अगले में किसे रणनीतिक धातु, जिसको हम लोग स्ट्रेटजिक मेटल कहते हैं, ये किसे कहा जाता है? तो ये होता है टाइटेनियम। अगले में कह रहा है जो बोरान है, लोहा है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, इनमें से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? तो जो बोरान है उसका गलनांक सबसे उच्च है। अगले में कह रहा है कौन सा जो पदार्थ है पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है? तो ये होता है हीरा। अगले में कह रहा है लौह खनिज, जो लौह धात्विक खनिज किसे कहते हैं? तो देखिए जिनमें लौह अंश की कुछ मात्रा समाहित होती है, जैसे उदाहरण में देखिए जो मैग्नीज है, कोबाल्ट है, निकल है, तो इनमें कह रहा है लौह अंश की कुछ मात्रा पाई जाती है, इसलिए इसको लौह धात्विक खनिज कहा जाता है। अब अगले में कह रहा है जो अलौह धात्विक खनिज होते हैं ये क्या होते हैं? तो ऐसे खनिज कह रहा है जिनमें लौह अंश नहीं पाया जाता, जैसे देखिए तांबा होता है, बॉक्साइट होता है, टिन होता है, तो इनमें लौह धातुएं नहीं पाई जाती। तो ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है डायरेक्टली किन धातुओं में लौह धातुएं नहीं पाई जाती। तो ये है तांबा, बॉक्साइट और टिन। अगले में कह रहा है घनत्व की दृष्टि से अवरोही क्रम क्या है? तो देखिए सोना है, इसका घनत्व होता है 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पारे की बात की जाए तो ये होता है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस्पात की बात की जाती है होता है 7.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगले में कह रहा है थर्मी अपक्रिया किसे कहते हैं? तो देखिए जो आयरन ऑक्साइड है जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3, इसकी कह रहा है एल्यूमिनियम के साथ अपक्रिया जो होती है अति तीव्र होती है, जिससे कह रहा है काफ़ी ऊष्मा निकलती है, इसे ही थर्मिट अपक्रिया कहते हैं। देखिए जैसे Fe2O3 दिया हुआ है, तो ये इसका अपक्रिया के जो जो इसका ये फॉर्मूला है, अगर एल्यूमिनियम से इसको हम लोग अपक्रिया कराते हैं तो देखिए इसमें 2FeAl2O3 प्लस ऊष्मा इसमें निकलती है, तो इसी को थर्मिट अपक्रिया कहा जाता है। अगले में कह रहा है सिल्वर की परत का काला होने का कारण क्या है? तो देखिए जो सिल्वर होता है वो हवा में घुल में उपस्थित जो सल्फर है इससे अपक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है, इसीलिए कहा जाता है जो सिल्वर की परत होती है उसका रंग काला हो जाता है। अब अगले में कह रहा है जो कॉपर की परत है इसका हरा होने का कारण क्या है? तो देखिए जो कॉपर है वो वायु में उपस्थित जो आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड है इससे क्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट होता है उसको बना लेती है, इसलिए जो कॉपर की परत होती है वो हरे रंग की भी हो जाती है। अगले में कह रहा है जो चांदी की पारद के अमलगम है इनका उपयोग कहाँ पे करते हैं? तो दांतों की जो कैविटी होती है उसको भरने में इसका यूज किया जाता है। अगले में कह रहा है शुद्ध धातु की अपेक्षा जो मिश्र धातु होती है इसकी विद्युत चालकता तथा गलनांक क्या होते हैं? तो ये कम होते हैं। अगले में कह रहा है सोल्डर जो होता